गाइस, क्या हाल चाल आप सभी के। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। माय नेम इज हिमांशु गहलोत एंड वंस अगेन वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द ब्रेन बेंच। पिछली वीडियो में हमने हार्ट के रिलेटेड टॉपिक के बारे में चर्चा करी थी। सो नाउ आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। हम जो ये वीडियोज़ की हम ये सीरीज़ बनवा रहे हैं वो अब इसलिए आ रही है क्योंकि जितनी भी इस सीरीज़ के अंदर हम टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो 8, 9, 10, 11, 12 के साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिलेटेड में भी बहुत ही ज़्यादा योगदान देते हैं। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं हम रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिन्हें हम कहते हैं हिंदी में श्वसन तंत्र, जिसे हम कहते हैं श्वसन तंत्र। ठीक है, तो पहले हम गए ये शुरू करने से पहले कुछ श्वसन तंत्र के बारे में देखते हैं कि श्वसन की प्रक्रिया क्या होती है। श्वसन की प्रक्रिया होती है कि वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन को हमारे द्वारा श्वसन के थ्रू अंदर लेना और शरीर के अंदर उपस्थित अशुद्ध मॉलिक्यूल CO2 के मॉलिक्यूल्स को वापस से एक्सेल यानी कि सांस को बाहर छोड़ते हुए वायुमंडल के अंदर बाहर निकालना या रिलीज कर देना, ये प्रोसेस चलती है नॉर्मली श्वसन की प्रक्रिया के अंदर। तो श्वसन की प्रक्रिया दो तरीके से होती है गाइस। एक होती है जिसे हम कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकेंड जो होती है उसे हम कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि ये होता क्या है। तो नंबर 1 होगी एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन को हिंदी में कहते हैं वायवीय श्वसन। देखो गाइस, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। एरोबिक रेस्पिरेशन या वायवीय श्वसन यानी कि ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर होता है, या वे जीव जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन की प्रक्रिया करते हैं उसे हम वायवीय श्वसन कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल हम खुद ह्यूमन बींग्स होते हैं। ठीक है, उस श्वसन को हम एरोबिक रेस्पिरेशन या वायवीय श्वसन कहते हैं। सेकेंड जो आता है उसे हम कहेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जिसे हिंदी में कहेंगे अवायवीय श्वसन। सेकेंड आता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अवायवीय श्वसन, यानी ऐसा श्वसन की प्रक्रिया जिसके अंदर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, या हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो उस वायुमंडल इन्वायरमेंट में किसकी मात्रा ज्यादा होगी? CO2 के मॉलिक्यूल्स की। तो उस श्वसन को हम क्या कहेंगे? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। वापस से मैं आपको बताता हूँ, एरोबिक या वायवीय श्वसन वो होता है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर किया जाता है, एंड एनएरोबिक या अवायवीय श्वसन वो श्वसन है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति या ऑक्सीजन की कमी के अंदर किया जाता है। उस श्वसन को हम अवायवीय श्वसन कहते हैं। इसका एग्जांपल ह्यूमन बींग्स हैं और बहुत सारे मैमल्स हैं। देन एनएरोबिक का सबसे अच्छा एग्जांपल हम ले सकते हैं ईस्ट। ईस्ट जो है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है, जो कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के अंदर होता है। तो मेनली हमने देख लिया कि श्वसन के दो पार्ट होते हैं, या दो भागों में इसको बांटा गया है, एरोबिक एंड एनएरोबिक। चलिए अब हम क्या करेंगे, बोर्ड पे मैंने डायग्राम बनाया है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र का। तो सबसे पहले हम डायग्राम को फुल लेबल करते हैं कि इसके कौन कौन से पार्ट को हिंदी और इंग्लिश में क्या कहेंगे। उसके बाद में उन सब के वर्क प्रोसेस या उसके फंक्शन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो पहले इसको हम करेंगे लेबल। तो शुरू करते हैं यहाँ से। ठीक है, ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ से शुरू होता है? हमारे नाक और मुंह के छिद्रों से ले जाके फेफड़ों या डायफ्राम तक चलता है। ठीक है, ये ह्यूमन सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम जो कि पेट के और सर के ऊपर वाले भाग में, जो हार्ट के दोनों तरफ लंग्स प्रेजेंस होते हैं, ये सारा का सारा सिस्टम हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी या श्वसन तंत्र का सिस्टम होता है। अब हम करते हैं इसको लेबल। तो लेबल करने में सबसे पहले जो ये ऊपर वाला जो पार्ट है इसे हम कहेंगे
इसे हम कहेंगे नोजल चैम्बर, जिसे हिंदी में कहेंगे नासा छिद्र। जिसे हिंदी में कहेंगे हम नासा छिद्र। ठीक है गाइस, ये हो गया अपना नाक। देन जस्ट उसके नीचे ये वाली जो कैविटी आपको दिखती है उसे हम कहेंगे माउथ कैविटी, जिसे हम कहेंगे मुख गुहा। सो गाइस, माउथ कैविटी को हम कहते हैं मुख गुहा। सबसे पहले नाक आ गया, उसके बाद में मुंह आ गया, क्योंकि ह्यूमंस या मैमल्स जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके अंदर वो नाक से भी सांस ले सकते हैं और मुंह से भी ले सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम उसके नीचे। तो नीचे आते ही ये वाली जो ट्यूब होती है, ये यहाँ से ले जाके, ध्यान से देखना, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ से जो ये ट्यूब शुरू होती है, यहाँ से ले जाके इधर तक की जो ट्यूब है, इतना जो भाग है उसे हम कहते हैं फेरिंग्स। क्या कहते हैं? फेरिंग्स। इस ट्यूब को हम कहते हैं फेरिंग्स, जिसे हिंदी में हम कहेंगे ग्रसनी। क्या कहेंगे? ग्रसनी। इनके वर्क प्रोसेस हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इसको लेबल कर रहे हैं। अब देखो, फेरिंग्स जहाँ खत्म हो गई, ये जो फेरिंग्स खत्म हो गई उसके जस्ट नीचे आपको ये वाला पार्ट दिख रहा होगा, यानी कि इधर से लगा के इधर तक इतना छोटा पार्ट जो हम गले में टच करके बता सकते हैं, ये वाला जो कंठ कहते हैं हम, वो वाले पार्ट को हम कहेंगे लैरिंग्स। क्या कहेंगे? लैरिंग्स। ये था फेरिंग्स और ये होता है लैरिंग्स, जिसे हिंदी में कहते हैं कंठ या कंठ नलिका। ठीक है, तो जिसे हिंदी में हम क्या कहेंगे? कंठ। ओके, अब देखो, लैरिंग्स के खत्म होने के बाद में नीचे वाली जो ट्यूब होती है, उस ट्यूब को, पूरी ट्यूब को हम कहते हैं ट्रैकिया। क्या कहते हैं? ट्रैकिया। ट्रैकिया। ट्रैकिया को हम हिंदी में कहते हैं श्वसन नली, यानी ये मुख्य हमारी श्वसन नली है। श्वसन नलिका। ठीक है, उसके साथ में हम एक और यहाँ पे देखना रह गया, ये वाले जो पार्ट होता है इधर वाला, नीचे वाला, उसे हम कहते हैं एपिग्लोटिस। इस वाले पार्ट को हम कहते हैं एपिग्लोटिस। ठीक है, अब हम इन सब के अलग अलग बाद में वर्क की प्रोसेस देखेंगे। अब जो ट्रैकिया है, उस ट्रैकिया के नीचे आपको ये इस तरीके के रिंग्स दिख रहे होंगे। ये रिंग्स देखो, ये वाली ट्यूब के अंदर जो रिंग्स दिख रहे हैं, उस रिंग्स को हम कहते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। इसे हम कहते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, जिसे हिंदी में कहेंगे उपास्थि। कार्टिलेज को हम हिंदी में कहते हैं उपास्थि। ठीक है गाइस, ये हो गया। उसके बाद में ये ट्रैकिया, यहाँ से रिंग्स ऑफ कार्टिलेज इधर तक हो गई खत्म। अब यहाँ पे खत्म होने के बाद में देखो, ये जो ट्रैकिया वाली जो ट्यूब थी वो दो भाग में डिवाइड हो रही है, एक जा रही है राइट लंग में, एक जा रही है लेफ्ट लंग में। तो ये वाली जो ट्यूब होती है जो दो भाग में डिवाइड कर लेती है, उसे हम कहेंगे ब्रोंकाई। इसे हम कहेंगे ब्रोंकाई। क्या कहेंगे? ब्रोंकाई। ये हो गई ब्रोंकाई, जिसे हम हिंदी में कहते हैं श्वसनी। क्या कहेंगे? ब्रोंकाई को हिंदी में कहा जाता है श्वसनी। अब देखो, ये जो ब्रोंकाई दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, उस ब्रोंकाई से बहुत सारी ब्रांचेज निकल रही है, यानी कि अब ब्रोंकाई भी डिवाइड होके पूरे लंग्स के अंदर फैल रही है। पेड़ की जड़ें कैसी होती है?
मेन ब्रांच से बहुत सारी ब्रांचें निकलती हैं रूट हेयर्स की तरह। तो इसके अंदर देखो ये ब्रोंकाई आई, ये यहाँ से डिवाइड, ये डिवाइड, ये डिवाइड, ये डिवाइड, बहुत सारे डिवाइड होकर पूरे लंग्स के अंदर एक जाल सा फैल गया। तो ये जो डिवाइड होने के बाद में ट्यूब चेंज हो रही है, उन ट्यूब को हम कहते हैं ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स को हिंदी में हम कहेंगे श्वसनिका। क्या कहेंगे? ब्रोंकियोल्स को हम हिंदी में कहेंगे श्वसनिका। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो अब क्या होगा, ये डिवाइड हो गई पूरे लंग्स के अंदर फैल गई है। अब क्या होगा कि ये देखो बाहर की तरफ आपको यहाँ पे कुछ हड्डियां दिख रही है जिसे हम कहते हैं पसलियां। ठीक है, तो उन्हें हम कहेंगे रिब्स। क्या कहेंगे? रिब्स। उन्हें हम क्या कहते हैं? रिब्स। ठीक है, जिसे हम पसलियां भी बोल सकते हैं। पूरा लेबल करने के बाद में समझाऊंगा। ठीक है, उसके बाद में देखो नीचे को आपको इस तरीके का एक पार्ट दिख रहा होगा, दिख रहा है? इस पार्ट को हम कहते हैं डायफ्राम। क्या कहते हैं? डायफ्राम। जिसे हम हिंदी में भी क्या कहेंगे? डायफ्राम। ठीक है, अब देखो एक चीज और बाकी रह गई। जो ये ब्रोंकियोल्स थे, जो श्वसनिका थी, वो आगे डिवाइड होने के बाद में उनके बाहर की तरफ एक छोटे से बलून लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। इस तरीके से ये देखो मैंने यहाँ पे पूरा बड़ा बनाया है, इस तरीके के बलून लाइक स्ट्रक्चर। उसको हम बोलते हैं एल्वेलोई। क्या बोलेंगे? एल्वेलोई। उसे हम बोलेंगे एल्वेलोई, जिसे हम हिंदी में क्या कहेंगे? कूपिका। क्या कहेंगे? कूपिका। ये हो गया। अब देखो हमारा पूरा श्वसन तंत्र हो गया लेबल। एक बार वापस से ध्यान दो। सबसे ऊपर चला नंबर 1 नासा छिद्र, नोजल चैम्बर। उसके बाद में आई मुख गुहा यानी कि माउथ कैविटी, अपना मुंह। अब मुंह खत्म होते ही जो ट्यूब चली ये वाली, उसे हमने बोला फेरिंग्स यानी कि ग्रसनी। फेरिंग्स के नीचे वाली जो ट्यूब होती है वो होती है लेरिंग्स यानी कि कंठ। कंठ के नीचे वाली जो ट्यूब होती है उसे हम कहते हैं ट्रैकिया यानी कि श्वसन नलिका। और श्वसन नलिका और लेरिंग्स के बीच में होता है एपिग्लोटिस। ठीक है, फेरिंग्स और लेरिंग्स के बीच में क्या होता है? एपिग्लोटिस। उसके बाद में क्या आता है? ट्रैकिया के चारों तरफ रिंग्स बनी हुई होती है जिसे कहते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, उपास्थि वलय। ठीक है, उसके बाद में ट्रैकिया 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, यानी कि 2 ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती है, जो कि होती है श्वसनी, जो कि दोनों फेफड़ों के अंदर और आगे डिवाइड करके ब्रोंकियोल्स बनाती हैं, जिसे हम क्या कहेंगे? श्वसनिका। उसके बाद में श्वसनिका के टिप पे बलून लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, उसे हम कहते हैं एल्वेलोई यानी कि कूपिका। और फेफड़ों के नीचे जो सपोर्टिव का काम आपको इस तरीके की एक मसल्स दिख रही होगी, उसे हम कहते हैं डायफ्राम, जिसे हिंदी में भी हम क्या कहेंगे? डायफ्राम। इस तरीके से ये पूरा डायग्राम लेबल हो गया है। अब हम समझते हैं इनकी वर्क प्रोसेस। प्रॉपर एक एक ट्यूब, एक एक अंग जो है क्या क्या काम करता है वो हम आज समझेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं नासा छिद्र से, यानी कि नोजल चैम्बर। अब देखो नोजल चैम्बर यानी कि हमारा नाक क्या है? एक तरह की कैविटी है। क्या काम करता है? हम सांस अंदर लेते हैं तो इस जगह से या इस कैविटी से बाहर की इन्वायरमेंट में प्रेजेंस ऑक्सीजन हमारे एंटर करती है, यानी कि हम ये समझ सकते हैं कि नोज या नोजल चैम्बर क्या करता है? हमारे फेफड़ों के अंदर या श्वसन तंत्र के अंदर ऑक्सीजन को एंट्रेंस करवाता है। तो ये ही काम किसका हो सकता है? मुख गुहा का भी हो सकता है। लेकिन कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा क्या है कि नोजल चैम्बर्स के अंदर बहुत सारे हेयर्स प्रेजेंस होते हैं और उसके साथ साथ में इसके अंदर म्यूकस का
कुछ सब्सटेंस पदार्थ होता है, चिपचिपा पदार्थ प्रेजेंस होता है, तो वो क्या करता है, इन्वायरमेंट के अंदर जो वायु है, ऑक्सीजन है, वो अलग से छानी हुई नहीं है या हमारे लिए अलग से पड़ी नहीं है, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज है, धूल के कण है, धुआं है, बहुत सारी गैसेज है, तो वो नोजल चैम्बर के अंदर हेयर और म्यूकस क्या करता है, नाक के अंदर ही जो इम्प्योरिटीज होती हैं, धूल के कण होते हैं, उनको रोक देता है और प्योर विंड या प्योर ऑक्सीजन हमारे अंदर एंट्रेंस करवाने में हेल्प करता है। तो ये काम हो गया तुम्हारे नोजल चैम्बर का। उसी के साथ में माउथ कैविटी के अंदर से भी हम, एक कैविटी है जो मुंह से भी हम सांस ले सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी 90% नोजल चैम्बर की ही होती है। ठीक है, नोजल चैम्बर और मुख गुहा के अंदर ये इसलिए एक्स्ट्रा दिया गया है या ऐसा इसलिए बना हुआ है क्योंकि कभी कभी कोल्ड के या सर्दी जुकाम होने में नाक बंद हो जाता है या नाक में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लग सकती हैं, तो सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। उस समय हम आसानी से मुंह के द्वारा भी सांस ले सकते हैं। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा नासा चित्र और मुख गुहा, बिल्कुल सिंपल तरीके से हिंदी इंग्लिश दोनों में समझेंगे। अब आता है नोजल चैम्बर और माउथ कैविटी खत्म होने के बाद में जो ये वाली ट्यूब होती है इधर से लगा के, यानी कि हमारे गले में ऊपर से लगा के, जहाँ से हम खाना अंदर जाना शुरू होता है या हवा अंदर जानी शुरू होती है, वहां से लगा के ये जो कंड होता है उससे ऊपर की जो ट्यूब होती है उसे हम कहते हैं फेरिंग्स यानी कि ग्रसनी। एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है कि फेरिंग्स या ग्रसनी ऐसी ट्यूब है जो डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों के अंदर कॉमन होती है। एक बात दिमाग में ये आप बिठा लेना, ग्रसनी या फेरिंग्स ऐसी ट्यूब है जो विंड के लिए भी यही एक ट्यूब होगी और फूड के लिए भी यही एक ट्यूब होगी, क्योंकि यहाँ पे फेरिंग्स दोनों का काम करती है। ठीक है, ये बोथ को ट्रांसफर करती है और आगे जाके दो ट्यूब में डिवाइड होती है, जिसमें एक प्रॉपर विंड की है और एक प्रॉपर फूड की है और वाटर की है। समझ में आया? तो उसे कहेंगे ग्रसनी, यानी कि ऐसी ट्यूब जिसके अंदर से विंड और फूड और वाटर एवरीथिंग इज गोइंग इन। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट के तरफ। फेरिंग्स खत्म हो गया। फेरिंग्स खत्म होते ही यहाँ वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है उसे हम कहते हैं एपिग्लोटिस। क्या कहते हैं? एपिग्लोटिस। हिंदी में भी इसको एपिग्लोटिस बोल सकते हैं। एपिग्लोटिस इज ए फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, एक तरीके का ढक्कन है जो कि क्या करता है, हमारे गले के अंदर लगा हुआ है, जो कि विंड को और फूड को डिवाइड करने का काम करता है। ये उस समय ही खुलेगा जिस समय विंड आ रही है या फूड आ रहा है, यानी कि ये हेल्प करता है कि खाने की नली के अंदर हवा ना चली जाए और हवा या विंड की नली के अंदर खाना ना चला जाए, उसको अलग अलग करने का काम कौन करता है? मेन एपिग्लोटिस। क्योंकि खाने की नली या हमारे जो श्वसन नली है उसके अंदर अगर खाना फंस जाएगा तो व्यक्ति की डेथ हो सकती है। ठीक है, तो वो बहुत बड़ा सीरियस प्रॉब्लम हो सकता है, जिसको डिवाइड करने के लिए काम करता है एपिग्लोटिस। एक ढक्कन या वॉल बोल सकते हो, ढक्कन बोल सकते हो, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि एपिग्लोटिस काम करता है। ठीक है, अब फेरिंग्स के नीचे यहाँ पे एपिग्लोटिस लगा हुआ है गले में। अब जो यहाँ पे ये जो पार्ट आ रहा है फेरिंग्स के जस्ट नीचे की ट्यूब, लैरिंग्स। ठीक है, बिल्कुल आसानी है याद करने में। एक हो गया पी से फेरिंग्स और एक हो गया एल से लैरिंग्स। ठीक है, एक होगी ग्रसनी तो दूसरा हो गया लैरिंग्स यानी कंठ। हम यहाँ से महसूस कर सकते हैं ये वाला जो पार्ट आपको दिखता है वो होता है लैरिंग्स, जिसे हम क्या कहेंगे? कंठ। कंठ या उसको हम एडम्स एप्पल भी कह सकते हैं। हम इसे क्या कह सकते हैं? एडम्स एप्पल भी कह सकते हैं। अब ये क्या करता है? एडम्स एप्पल या कंठ के अंदर काम क्या होगा? इसके अंदर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है कि इसके अंदर हमारे वोकल कॉर्ड लगे हुए होते हैं। क्या लगे हुए होते हैं? वोकल कॉर्ड। ठीक है, एडम्स एप्पल, कंठ या लैरिंग्स के अंदर वोकल कॉर्ड लगे हुए होते हैं जो हमारी ध्वनि उत्पन्न करने का काम करते हैं। हम जो बोलते हैं, जो व्यक्ति पतली आवाज में बोलता है, जाड़ी आवाज में बोलता है,
थोड़ा अलग तरीके से बोलते हैं, कोई फास्ट, धीरे, कम, जैसे भी बोलता है, वो सारे के सारे साउंड प्रोडक्शन का काम करते हैं वोकल कॉर्ड, यानी कि हमारे गले का म्यूजिक सिस्टम, हमारे शरीर का म्यूजिक सिस्टम जो है वो कहाँ लगा हुआ है, कंठ के अंदर, यानी कि वोकल कॉर्ड के अंदर या एडम्स एप्पल के अंदर। तो ये काम होता है लैरिंग्स का। समझ में आ रहा है? फेरिंग्स हो गई, लैरिंग्स हो गई। अब लैरिंग्स से नीचे वाली जो ट्यूब है, लैरिंग्स से लगा के नीचे वाली जो इतनी ट्यूब चलती है, उस मेन पूरी ट्यूब को हम कहते हैं श्वसन नलिका, जिसके अंदर से प्रॉपर ऑक्सीजन चलती है। ये वाली जो कंठ खत्म हो गया, कंठ खत्म होने के बाद में ये वाली जो ट्यूब होती है यहाँ तक, और यहाँ से फेफड़ों के अंदर डिवाइड हो जाती है, उस ट्यूब को हम कहते हैं श्वसनिका, यानी कि ट्रैकिया। ठीक है, तो इसका काम होता है मेन श्वसन ले जाने का या ऑक्सीजन को ले जाने का काम करना। अब देखो ये जो ट्रैकिया है, अब मान लो कि ये ट्रैकिया है, तो जस्ट इस ट्रैकिया के पीछे ही जो क्या होती है, ईसोफेगस। ईसोफेगस यानी कि खाने को ले जाने वाली ट्यूब। तो कुछ इनका फॉर्मेशन इस तरीके से होता है, आगे की तरफ ट्रैकिया होती है, देन उसके पीछे की तरफ ईसोफेगस होती है। समझ में आ रहा है? तो एपिग्लोटिस उनके ऊपर लगा हुआ है, तब हवा आएगी तो हवा के ट्यूब में ही जाएगी, और खाना या पानी आएगा तो खाना या पानी के ट्यूब में ही जाएगी। इसके ऊपर की जो ट्यूब है वो होती है फेरिंग्स, यानी कि ये फेरिंग्स जो है सेम है। इस ट्यूब के अंदर से खाना और पानी और हवा तीनों चलती है, लेकिन आगे जाके ये दो भाग में डिवाइड हो जाती है। इस तरीके से नहीं होता है, इसका फंक्शन इस तरीके से होता है, एक होती है और उसके पीछे की तरफ दूसरी होती है। समझ में आ रहा है? तो ये जो होगी ट्रैकिया, ट्रैकिया के अंदर से मेन ऑक्सीजन या श्वसन वायु जाने का काम करेगा, जिसे हम श्वसन नलिका कहते हैं। उसके साथ साथ में आप महसूस कर सकते हो, यहाँ पे आपको कुछ पसलियां दिख रही है, सॉरी पसलियां इसको हम नहीं कह सकते, कुछ इस तरीके की हमें जगह दिख रही है जो थोड़ी सी हमको हार्ड हार्ड लगती है, या तुम सोचते हो कि गले के अंदर हड्डियां हैं, तो ऐसा नहीं है। इसे हम कहते हैं रिंग ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज ऐसी हमारे बॉडी के अंदर एक पार्ट होता है जिसे हम सबसे पहले हिंदी में कहते हैं उपास्थि। उपास्थि जैसे मैं सबसे अच्छा एग्जांपल बताऊं, अपने कान को टच करो, अपने कान के अंदर हम ये नहीं बता सकते कि ये मसल्स है या हड्डी है, क्योंकि कड़क भी है, थोड़ा नरम भी है, हम इसे मोड़ भी सकते हैं, और ज़्यादा मोड़े तो हड्डी की तरह भी लगता है और दर्द भी करने लगता है। तो ये होता है कार्टिलेज। उसी तरीके का कार्टिलेज हमारे गले के अंदर ट्रैकिया के चारों तरफ एक रिंग्स बना के रहता है। समझ में आ रहा है? रीजन क्यों होता है? क्योंकि हमारे श्वसन तंत्र की सबसे इम्पोर्टेंस जो नली है वो है ट्रैकिया, जिसके अंदर से हवा जाती है। समझ में आ रहा है? तो अगर बाहर से कोई प्रेशर लगे या कहीं लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, किसी भी तरीके से गर्दन मुड़ जाए, कुछ भी हो जाए, तो ये ट्यूब क्या करती है, कोलैप्स हो सकती है। कोलैप्स होने की वजह से वो चिपक भी सकती है, कहीं से कट भी सकती है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है, क्योंकि 1-2 मिनट से ज़्यादा अगर हम सांस नहीं लेते हैं तो राम राम सत्य है। ठीक है, तो ये इसको बचाने का काम करता है ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या करता है, ये जो ट्यूब होती है इस तरीके से, सॉरी रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ये जो ट्रैकिया की ट्यूब होती है उसके चारों तरफ इस तरीके की रिंग्स बना देता है। समझ में आ रहा है? जो उसको क्या करेगा, कोलैप्स करने से रोकेगा। अब कोलैप्स करने से रोकने की प्रोसेस क्या है, ये ट्रैकिया मतलब कि जो रिंग है उसके आउटर वॉल से चिपका हुआ है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ट्रैकिया की जो आउटर वॉल है उसको होल्ड करके कौन रखता है, रिंग ऑफ कार्टिलेज। समझ में आया? ऐसे मत सोचना कि अंदर बाहर की तरफ रिंग है और अंदर की तरफ जो ट्यूब है वो ऐसे खुली पड़ी है, नहीं, वो ट्यूब की जो आउटर वॉल है वो इन ट्रैकिया की रिंग्स के साथ में जो है आउटर रिंग उससे होल्ड करके रखी हुई है, ताकि बाहर की ही दीवार होल्ड करके रखेंगे तो वो अंदर से चिपकेगी ही नहीं, यानी कि वो एक तरीके से यहाँ से टूट के मिलेगी नहीं। तो उस तरीके का काम होता है ट्रैकिया और रिंग ऑफ कार्टिलेज, यानी कि उपास्थि वलय। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, अब देखो क्या होता है, रिंग ऑफ कार्टिलेज यहाँ पे आ जाती है और दो पार्ट में डिवाइड हो रही है। एक जा रही है लेफ्ट लंग्स में, एक जा रही है राइट लंग्स में।
समझ में आ रहा है? ह्यूमन के अंदर 2 फेफड़े होते हैं, 2 लंग्स होते हैं या 2 फुफ्फुस होते हैं, जिसके अंदर ट्रेकिया आगे आके डिवाइड कर जाती है, और इन डिवाइड करने वाली जो 2 ट्यूब जो लंग्स के अंदर प्रॉपर एंट्री कर दिए उसे हम कहते हैं ब्रोंकाई यानी कि श्वसनी। क्या कहेंगे? श्वसनी। अब देखो श्वसन नलिका डिवाइड हो गई श्वसनी में। अब यहाँ पे कहानी क्या होती है, यहाँ पे थोड़ा सा काम हो जाता है कॉम्प्लिकेटेड या थोड़ा सा संयुक्त प्रोसेस यहाँ पे चलना शुरू हो जाती है। सबसे पहले हमें ये समझना है कि जो हमारे लंग्स हैं वो उस लंग्स के अंदर लोब्स प्रेजेंस होते हैं। लोब्स का मतलब होता है लंग्स को भी डिवाइड किया गया है। किस तरीके से कि जो ये राइट वाला जो लंग्स होगा उसके अंदर 3 लोब्स प्रेजेंस होते हैं। कितने लोब्स प्रेजेंस होते हैं? 3। जैसे कि एक लोब्स ये हो गया, दूसरा लोब्स इस तरीके से हो गया, एंड तीसरा लोब्स ये हो गया। देख रहे हो, ये एक लोब, ये सेकंड एंड ये थर्ड, इस तरीके से डिवाइड होता है लोब्स में। तो राइट लंग्स के अंदर कितने लोब्स हैं? राइट लंग्स के अंदर 3 लोब्स हैं। और लेफ्ट लंग्स के अंदर कितने लोब्स हैं? 2 लोब्स हैं। तो इसके अंदर इस तरीके से 2 लोब्स प्रेजेंस होते हैं, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। आपका दिमाग में ये क्वेश्चन उठेगा कि यहाँ 3 और यहाँ 2 क्यों है सर? तो जो लेफ्ट लंग्स होता है उसके पास में हार्ट प्रेजेंस है, जिसकी वजह से इसको जगह कम मिलती है और इसकी साइज इसके मुकाबले थोड़ी सी कम है, जिसकी वजह से इसके अंदर लोब कितने हैं? 2 लोब हैं। और इसके अंदर 3 लोब है, ये अपर लोब, ये लोअर लोब, और इसके अंदर अपर, मीडियम और लोअर लोब 3 लोब में डिवाइड होती है। अब क्या होता है, हमारी जो ब्रोंकाई होती है वो इसके अंदर आ जाती है। ठीक है, ब्रोंकाई का काम क्या है? लंग्स के अंदर एंट्री करना। अब अलग अलग लोब्स में जो एंट्री करेगी वो होगा ब्रोंकियल्स यानी कि श्वसनिका। तो अब जो ब्रोंकाई होती है वो ब्रोंकाई राइट वाले लंग्स में 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। यानी कि ये यहाँ से ब्रोंकाई आई, इधर से भी ब्रोंकाई आई। अब राइट वाले लंग्स में 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट। समझ में आ रहा है? और लेफ्ट वाले लंग में ये कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगी? 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। तो ये जाएगी 1 लोब, 2 लोब और 3 लोब, यानी कि इसमें 3 लोब है तो ये हो जाएगी 3 पार्ट में डिवाइड, और इसमें 2 लोब है यानी कि ये हो जाएगी 2 पार्ट में डिवाइड। तो ये तीनों लोब के अंदर 3 ब्रोंकाइज एंट्री करेगी, ये 2 लोब में दोनों ब्रोंकाइज एंट्री करेगी, और उसके बाद में उससे निकलेगी जड़ की तरह पूरा फैलाव, यानी कि बहुत सारी ट्यूब निकलना शुरू हो जाएगी। तो उन ट्यूब को हम कहते हैं ब्रोंकियोल्स यानी कि श्वसनिका। क्या कहेंगे? श्वसनिका। ठीक है, तो अब देखो अब क्या होता है कि हमारी जो ब्रोंकाई थी उससे ब्रांचेज निकली और बहुत सारे जाल का फैलाव, एक बहुत सारी ब्रांचेज फैल गई लेफ्ट और राइट दोनों लंग्स के अंदर। तो अब जो ब्रांच निकल के बाहर की तरफ जो टिप आ रहा है उस टिप को हम कहते हैं एल्वेलोई यानी कि कूपिका। क्या कहते हैं? कूपिका। तो देखो ये अब हम इस डायग्राम के अंदर समझते हैं क्या होगा। ये देखो सबसे पहले यहाँ पे आ रही है ब्रोंकाई, तो हम ये मान लो कि ये हो जाएगी आपकी ब्रोंकाई। समझ में आ रहा है? अब ब्रोंकाई से ब्रांचेज निकलना शुरू हो रही है, ये ब्रांच, ये ब्रांच, ये ब्रांच, तो इन ब्रांच को हम कहते हैं ब्रोंकियोल्स। तो ये ब्रांच हो जाएगी ब्रोंकियोल्स। ठीक है, तो जब ब्रोंकाई खत्म हो जाएगी तो उसके बाहर की तरफ ये एक टिप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये इस तरीके का। ठीक है, तो इसे हम पूरे इस बलून लाइक स्ट्रक्चर को कहेंगे एल्वेलोई। ठीक है, अब एल्वेलोई को भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, इसके सेक टाइप बने हुए होते हैं। तो उस प्रॉपर हम सेक को कहते हैं एल्वेलोयर सेक, जिसे हम कहेंगे कूपिका कोश। क्या कहेंगे? कूपिका कोश, इसे हम कूपिका, ये कूपिका है और कूपिका किससे मिलकर बनी है? छोटे छोटे कूपिका कोश से मिलकर बनी है। ठीक है, अब देखो अब कहानी क्या है। अब जो हमारी ब्रोंकाई है उस ब्रोंकाई के दोनों तरफ उसके साथ में उसके सटीक 1-2 ट्यूब चलती है, इधर और इधर, वो होगी ब्लड वेसल। क्या होगी? ब्लड वेसल। कौन सी ब्लड वेसल?
पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी। ये हमने हार्ट के अंदर पढ़ा था, आपको भूलना नहीं है कि जो हार्ट से लंग्स के अंदर ब्लड लाती है उसे हम क्या कहेंगे, पल्मोनरी आर्टरी, और लंग से हार्ट में जो ब्लड लेके जाएगी उसे हम कहेंगे पल्मोनरी वेन। तो अब यहाँ पे लंग्स के अंदर ब्लड आएगा डीऑक्सीजनेटेड, और वो ऑक्सीजनेटेड होगा और वापस से हार्ट में जाएगा। तो फाइनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। उसको ऑक्सीजन कहाँ पे मिलेगी, इन्वायरमेंट से, श्वसन तंत्र के थ्रू। तो इन्वायरमेंट से हमने श्वसन तंत्र के थ्रू ऑक्सीजन ली, तो वो लास्ट पॉइंट कहाँ पे आ गई, एल्वेओलाई के अंदर आ गई ना। अब एल्वेओलाई के अंदर जब ऑक्सीजन आ गई, नोजल कैविटी से हमने सांस ली, यहाँ से घूमते हुए फेफड़ों में आई, ब्रांचेज होते हुए एल्वेओलाई में आई। तो एल्वेओलाई में ही हमारे ब्लड की वेसल्स एंट्री करेगी। तो इस तरीके से पूरी एल्वेओलाई में ब्लड की ये ब्रांचेज छोटी छोटी फैल जाती है, जो आप इस डायग्राम में देख सकते हो। तो अब क्या होगा, इस एल्वेओलाई के अंदर ऑक्सीजन आ जाती है और वो ऑक्सीजन इन ब्लड वेसल्स और ब्लड वेन्स के अंदर मिल जाएगी, और फिर से वो वेन्स उस ऑक्सीजन को कहाँ पे लेके जाएंगे, ह्यूमन के हार्ट के अंदर ब्लड के थ्रू। समझ में आ रहा है। अब देखो हमारे ब्लड के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर एक ट्रांसपोर्टेशन करने का सबसे बढ़िया जरिया होता है ब्लड। क्यों, क्योंकि डिफ्यूजन या जो भी अदर प्रोसेस होती है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स वगैरह, उसके थ्रू हमारे बॉडी के अंदर किसी चीज का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकता। बिकॉज ऑफ दैट हमारा शरीर कॉम्प्लिकेटेड है, हमारा शरीर बड़ा है। तो उस कॉम्प्लिकेटेड शरीर के लिए हमारे बॉडी के अंदर एकमात्र फ्लूइड मोज़ेक टिश्यू प्रेजेंट होता है, तरल संयोजी ऊतक, खून या ब्लड, जो सारी की सारे पौष्टिक तत्व, विटामिन और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ भी चीजों को लाने, ले जाने या ट्रांसपोर्टेट या सर्कुलेट करने का काम कौन करेगा, ब्लड करता है। ठीक है, तो ये फाइनली ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कहाँ पे मिलती है, एल्वेओलायर सैक के अंदर, जो कि ये छोटा सा डायग्राम है, मैंने आपको अलग से बड़ा बना के समझाया। ठीक है, ये हो गया आपके सारे के सारे पार्ट का फंक्शन का काम। उसके साथ साथ में हम यहाँ पे देख सकते हैं ये रिब्स, रिब्स जो होती है हम यहाँ पे महसूस कर सकते हैं टच करके, इस तरह से यहाँ से, जिसे हम पसलियां कहते हैं। पसलियों की संख्या मैं आपको बता दूं 12 होती है, एक से लगा के यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से शुरू होके यहाँ तक की जो पसली होती है वो टोटल 12 यानी कि 12 पसलियां होती हैं। ठीक है, जो कि ऊपरी फेफड़े से लगा के डायफ्राम तक चलती हैं। समझ में आ गया। अब इसका काम क्या है, पसलियों और रिब्स का काम होता है हमारे लंग्स और हमारा हार्ट को आउटर प्रोटेक्शन देना। क्यों, अगर किसी ने मुक्का मार दिया, कोई झगड़ा हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, कोलैप्स हो सकता है या ये चिपक सकती है, जिसकी वजह से मनुष्य का जीना मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए प्रोटेक्शन दे रहा है बाहर की तरफ से रिब्स या पसलियां सॉरी। उसके बाद में इन नीचे वाली पसलियों से एक मसल्स जुड़ी हुई होती है यहाँ पे। ठीक है, नीचे वाली पसलियों से एक इस तरीके से यू शेप मसल्स जुड़ी हुई होती है, इस तरीके से। उस मसल्स को हम कहते हैं डायफ्राम। डायफ्राम क्या करता है, लंग्स को नीचे से सपोर्ट देता है, या ये बोल सकते हैं कि ये एक इस कैविटी को स्पेस देने का काम करता है। जो पेट की कैविटी होती है उसे हम कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी, और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की कैविटी होती है उसे हम कहते हैं कार्डियक कैविटी। ठीक है, ये बात भी आप याद रखना। तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम किस कैविटी में प्रेजेंस है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। तो कार्डियक कैविटी के अंदर हार्ट और रेस्पिरेटरी सिस्टम आता है, और एब्डोमिनल कैविटी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम आता है। तो अब देखो होता क्या है, अब हमें मेन प्रोसेस समझनी है कि श्वसन की प्रक्रिया किस तरीके से संपन्न होती है। तो वो प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। देखो कहानी कहाँ से शुरू होती है, सबसे पहले इन्वायरमेंट के बाद से हम लेंगे ऑक्सीजन, इनहेल और एक्सहेल। रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो प्रोसेस है उसको हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, उन दोनों को हम आज समझेंगे। तो फर्स्ट हो जाती है इनहेल, जिसे हम कहेंगे इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन यानी कि सांस को अंदर लेना, जिसे हम इनहेल, या दूसरा होता है उसके ऑपोजिट एक्सहेल या एक्सपिरेशन, यानी कि सांस को बाहर डालना। तो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन दोनों प्रोसेस को पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं इंस्पिरेशन या इनहेल की प्रोसेस। तो इनहेल की प्रोसेस या इंस्पिरेशन की प्रोसेस के अंदर क्या होता है, सबसे पहले मैं सांस लूंगा,
मैंने सांस ली, अब देखो इसके साथ में कितनी प्रोसेस हो रही है, सांस ले रहा हूं, ऑक्सीजन अंदर जा रही है, लेकिन मेरी ये वाला पार्ट आप देख सकते हो कि ये फूल रहा है। तो अब इसके अंदर क्या होता है उसको हम प्रॉपर समझते हैं। देखो कि सबसे पहले हमने ली सांस अंदर, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल नोजल कैविटी के थ्रू, ये सारे पार्ट के थ्रू कहाँ पे प्रेजेंस, आगे हमारे फेफड़ों के अंदर यानी कि ब्रोंकियोल्स के अंदर। फेफड़े बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, अगर हम बाहर निकाल के उसके अंदर हवा भरे तो वो फूल जाएंगे, हवा बाहर निकाले तो वो वापस चपटे हो जाएंगे, इस तरीके से होता है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ऑक्सीजन गई अंदर की तरफ, अब ऑक्सीजन अंदर की तरफ गई तो क्या हुआ कि मान लो डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताता हूं कि ये बाहर वाला इन्वायरमेंट है और ये हमारा हमारे फेफड़े हैं और ये बाहर की तरफ इन्वायरमेंट है। अब देखो, अब नॉर्मल वे के अंदर इनहेल की प्रोसेस के अंदर क्या हुआ कि बाहर का जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर मॉलिक्यूल प्रेजेंस है ऑक्सीजन के, ठीक है, तो उन बाहर के एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है, ठीक है, वो है 760 mm पर Hg, ये उसकी वैल्यू होती है इन्वायरमेंट के प्रेशर की, 760 mm पर Hg। तो उस समय मेरी फेफड़ों के अंदर की जो ऑक्सीजन है, जो एयर है, उसका जो प्रेशर है वो होगा 758 mm पर Hg। तो आप देखो कि बाहर की तरफ जो इन्वायरमेंट है उसका प्रेशर ज्यादा है कंपेयर टू आर लंग्स, ठीक है, तो लंग्स के अंदर प्रेशर हो गया कम 758 mm पर Hg। तो अब क्या होगा कि जो एयर के मॉलिक्यूल होते हैं वो हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर गमन करते हैं, क्या करते हैं, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो अब देखो हाई प्रेशर कहाँ है, इन्वायरमेंट के अंदर हाई प्रेशर है, लंग्स के अंदर क्या है, लो प्रेशर है। तो उस प्रोसेस के थ्रू एयर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ट्रांसफर करेंगे। तो हम उस समय जब सांस अंदर लेंगे तो वो प्रोसेस होगी इंस्पिरेशन, यानी कि एयर के मॉलिक्यूल्स का हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर की तरफ में ट्रांसपोर्टेशन होना, ठीक है। तो उस प्रोसेस में हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल सांस को अंदर लेंगे और ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों के अंदर एंट्री कर जाएगी। समझ में आया? ठीक है, तो अब क्या हुआ देखो, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स आ गए हमारे लंग्स के अंदर, तो उसके साथ में इनके अंदर किस तरीके से मूवमेंट होता है वो मूवमेंट हमें पता होना चाहिए। तो मेन मूवमेंट जो होता है वो होता है रिब्स के अंदर और डायफ्राम के अंदर। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछने के लिए इंपॉर्टेंट है कि श्वसन के साथ में हमारे रिब्स के अंदर और डायफ्राम के अंदर किस तरीके का मूवमेंट होता है। तो देखो नॉर्मली हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं, मैं सांस अंदर ले रहा हूं तो मेरे जो रिब्स हैं वो ऊपर उठ रहे हैं और बाहर आ रहे हैं, समझ में आ रहा है, ऊपर उठ रहे हैं और बाहर की तरफ आ रहे हैं। तो अब देखो क्या होगा, फेफड़े पहले सिकुड़े हुए थे, यानी कि वो अपनी नॉर्मल कंडीशन के अंदर थे। तो उस गुब्बारे के अंदर अगर किसी गुब्बारे के अंदर मैं हवा भरता हूँ तो वो क्या करेगा, फैलेगा। तो फैलेगा तो उसके लिए उसको क्या चाहिए, उसको उस कैविटी के अंदर स्पेस की जरूरत है। अगर उसे जगह मिलेगी तब वो आसानी से फैलेगा। तो इस फेफड़ों के अंदर जब इंस्पिरेशन की प्रोसेस होती है तो ये फैलते हैं, क्योंकि कूपिकाओं के अंदर ऑक्सीजन भर जाती है, ठीक है। तो फेफड़ों के अंदर जब हवा भरेगी तो इनको स्पेस की जरूरत है, बहुत ज्यादा स्पेस चाहिए तब जाके फेफड़े फूलेंगे। तो उनको स्पेस कहाँ से मिलता है, वो स्पेस कहाँ से मिलेगा कि देखो डायफ्राम जो होगा या रिब्स, सबसे पहले हम रिब्स की बात करते हैं। तो रिब्स और डायफ्राम दोनों की बात करेंगे। इंस्पिरेशन की प्रोसेस के अंदर रिब्स के अंदर होने वाली मूवमेंट है अप एंड आउट, सिंपल है। इंस्पिरेशन की प्रोसेस के अंदर रिब्स के अंदर होने वाली मूवमेंट है अप एंड आउट, और डायफ्राम के अंदर होने वाली मूवमेंट है डाउनवर्ड।
डायफ्राम के अंदर होने वाली मूवमेंट है डाउनवर्ड, यानी कि जब हमने अंदर की तरफ सांस ली तो प्रेशर ग्रेडियंट के थ्रू सांस के मॉलिक्यूल या सॉरी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हमारे फेफड़ों के अंदर आ गए। तो फेफड़ों के अंदर आ गए, उस प्रोसेस के अंदर हमारा डायफ्राम तो हो गया डाउनवर्ड, यानी कि ये हो जाएगा नीचे। अब देखो जब ये यू शेप का है तो ये जब नीचे हो जाएगा तो इस तरीके से हो जाएगा चपटा, समझ रहे हो? तो ये इतना स्पेस इसको खाली मिल गया फेफड़ों को, तो ये आसानी से फैल सकते हैं नीचे की तरफ से। बाहर की तरफ से क्या होगा, हमारी जो पसलियां है वो ऊपर उठेगी और बाहर की तरफ आएगी, यानी कि ऊपर उठी और बाहर की तरफ आई तो नीचे से भी स्पेस मिला और साइड से भी स्पेस मिला, जिसकी वजह से फेफड़े आराम से फूल गए। समझ रहे हो? ये होती है इंस्पिरेशन की प्रोसेस। अब क्या होगा, इंस्पिरेशन की प्रोसेस के बाद में ऑक्सीजन अंदर की तरफ बढ़ गई है तो फेफड़ों के अंदर का जो प्रेशर की वैल्यू थी वो हो गई 762 mm पर Hg। तो अब वापस से वही प्रोसेस होगी, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। तो इंस्पिरेशन के बाद में प्रेशर कहाँ पे ज्यादा हो गया, वायु का फेफड़ों के अंदर, तो अब ये कम होने के लिए बाहर कहाँ जाएंगे, इन्वायरमेंट में कितना है 760 है ना, तो 760 ज्यादा है या 762, 762 ज्यादा है, तो ये अब हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर की तरफ में वापस से ट्रांसपोर्टेशन करेगा, तो हम सांस को छोड़ेंगे बाहर, तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे एक्सहेल, यानी कि एक्सपीरेशन की प्रोसेस। तो एक्सपीरेशन की प्रोसेस के थ्रू सांस वापस से बाहर चली जाएगी और डायफ्राम वापस से अपवर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपवर्ड हो जाएगा, यानी कि अपनी कंडीशन पे आ जाएगा। और जो रिब्स थी वो कैसी हो जाएगी, अप हुई थी तो अब हो जाएगी डाउन, और आउट हुई थी तो अब हो जाएगी इन, यानी कि वापस से रिब्स भी अपनी जगह पे आ जाएगी और डायफ्राम भी अपनी जगह पे आ जाएगा। उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एक्सहेल की प्रोसेस। तो उस प्रोसेस में ये मूवमेंट भी जरूरी है और उसके साथ साथ में ये वाला प्रेशर ग्रेडियंट भी जरूरी है। विद द हेल्प ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट दिस प्रोसेस इज पॉसिबल। समझ में आ रहा है, ये प्रेशर ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट का मतलब होता है किन्हीं दो वैल्यू के बीच का अंतर। तो यहाँ पे अंतर होने की वजह से ये वॉल्यूम या जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, और जब ऑक्सीजन एल्वेओलाई के अंदर आ जाती है तो मैंने आपको बता दिया कि पल्मोनरी वेन्स के अंदर एंटर हो जाती है और वापस से पूरे बॉडी के अंदर चली जाती है, और ब्लड को डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेकर आने का काम कौन करेगी, ऊपर वाली ट्यूब जो हमने बोला पल्मोनरी आर्टरी। तो इस तरीके का हमने श्वसन तंत्र विद द हेल्प ऑफ डायग्राम सारे पार्ट, उनके ऑर्गन और श्वसन की होने वाली प्रक्रिया के बारे में समझा है। तो ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके रिलेटेड ही मैं आपको समझाने की भी कोशिश कर रहा हूँ, साथ में बोर्ड्स के अंदर समझाने की भी कोशिश कर रहा हूँ। क्लास 10 का ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, बोर्ड के अंदर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट ये भी है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, सो गाइस आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, टॉपिक अच्छा लगा होगा, और अगर आपको कुछ और पढ़ना है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं और अपने सारे फ्रेंड्स के अंदर वीडियो को शेयर करें, ताकि हमें और ज़्यादा हिम्मत मिले और हम और ज़्यादा अच्छे अच्छे कंटेंट आपके सामने लाने की कोशिश करें। ठीक है, सो घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।